जी, माननीय स्वदेशी मेला प्रमुख सुप्रसिद्ध व्यवसायी श्रीमान रमणवीर सिंह अरोड़ा, क्षेत्र संगठक स्वदेशी जागरण मंच केशव सिंह दुबोलिया जी, स्वदेशी मेला संयोजक माननीय सतीश विश्वकर्मा जी, माननीय पार्षद देवेंद्र भार्गव जी, माननीय हम सबके सुपरिचित सुधीर दाते जी, माननीय श्रीकांत बुदोलिया जी, माननीय दीपक वर्मा जी, सुशील अग्रवाल जी, इस अवसर पर सारे हमारे सभी स्वदेशी भाव वाले भाइयों बहनों, आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस दौर में कितना समसामयिक है आज के अवसर पर स्वदेशी की बात करना। चारों तरफ से कुछ ही दिनों में हम सब प्रकार चीज़ों से परिचित भी हो गए और ये दौरों को समझने के लायक भी बन गए। एक नेतृत्व जब सामने होता है तो नेतृत्व की दृष्टि, नेतृत्व की स्टेप और उनके द्वारा बताए गए मार्गों से बढ़ने वाले रास्ते के आधार पर जो हमको दुनिया के अंदर होने वाली हलचल दिखाई देती, उससे सारी बातें समझ में आ जाती। हम केवल कुछ ही बातें कर ले कि अंग्रेज अगर आए भारत में, उस समय का हमारा वो दौर भारत का, जब भारत खुद सोने की चिड़िया के माध्यम से दुनिया भर में व्यापार करता था, व्यापार व्यवसाय के आधार पर बढ़ता था। लेकिन कोलंबस का आना, वास्को डिगामा का आना, ये दो अलग अलग घटनाएं हैं जिनके कारण से उस समय के स्पेन और पुर्तगाल के माध्यम से दुनिया के अंदर भारत को खोजने चले वो लोग आखिर कहाँ से, किस कारण से आए, जो जिनके यहाँ खुद के आर्थिक क्या स्थिति थी बताने की जरूरत नहीं। और जब वो भारत में आकर के मसाले के जहाज़ों के पीछे पीछे आए तो हमारा अपने भारत की दुनिया के अंदर ताकत क्या थी, हमारी साख क्या थी, और ये दोहराने की जरूरत नहीं। उस दौर के अंदर केवल अपने उस षड्यंत्रों के बलबूते पर व्यापार व्यवसाय करने वाले व्यापारी, स्वदेशी का महत्व क्या है हम सब जानते कि हमने अपनी सज्जनता के कीमत भी चुकाई, और ये जो स्वदेशी के बजाय विदेशी के चमक दमक का जो आकर्षण था, उस चमक दमक की कीमत देश ने कैसी चुकाई। और हम सब उस दौर से आगे बढ़ते हुए चले तो 1857 में भी पंजाब से कूका भाई ने जो विद्रोह के अपने बिगुल फूके, उसका आधार भी अगर बना तो हमारा स्वदेशी का ही मूल मुद्दा रहा है। और वहाँ से लगा करके और आगे बढ़े, चाहे दयानंद जी का आंदोलन हो या बाद के दौर में रविंद्रनाथ ठाकुर जी की बात हो, हम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का आनंद मठ का उपन्यास हो, ये सारी चीज़ें देश के मूल तत्वों के साथ स्वदेशी की भावना के बलबूते पर, यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी जब आए तो 1930 का आंदोलन छोड़ दो, जब लाहौर के अधिवेशन में डिक्लेयर किया कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, उसके पहले भी वो केवल स्वदेशी वस्तुओं की होली जलाना, स्वदेशी के भाव का प्रकटीकरण करना, और लाला लाजपत राय हो या बाल गंगाधर तिलक, सबने स्वदेशी के भाव के आधार पर ही स्वतंत्रता के प्रारंभ की लड़ाइयाँ लड़ी। वो अतीत की काल की कल्पना हो सकती होगी, लेकिन हमको ये भी भूलना नहीं चाहिए, आज 150वीं जयंती है वंदे मातरम की, और वंदे मातरम का वो भाव जो आनंद मठ के माध्यम से निकलते हुए बाद के दौर में बंग भंग आंदोलन का स्वरूप बना, और विश्व की सबसे बड़ी ताकत उस समय के अंग्रेज, जिनका रुतबा, जिनका माहौल, लेकिन स्वदेशी के बलबूते पर उनको अपने उस बंग भंग आंदोलन, बंगाल के विभाजन के आंदोलन को वापस लेना पड़ा। यह स्वदेशी की ताकत थी। मैं बधाई देना चाहूँगा उस नाते से, स्वदेशी के मूल मंत्र के आधार पर पूरा देश उद्वेलित हुआ, खड़ा हुआ, और अंग्रेजों की पहली हार हुई और उससे लगाकर आगे तक। लेकिन आज भी उससे आगे कहानी बताने के बजाय अभी हम अपने सब देश के आसपास घटने वाले घटनाक्रम को देख लें, और ये हमारे एक बड़े दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश के नायक जिस प्रकार से कहते हैं, वह अपना हथियार बार बार टैरिफ की बात करते हैं,
ये अपने आप समझ में आता है। टैरिफ कम लगा दूंगा, ज्यादा लगा दूंगा, टैरिफ कम लगा दूंगा, ज्यादा लगा दूंगा। ये टैरिफ नहीं हुआ, बंदूक की गोली हो गई, तेरे को गोली मार दूंगा, तेरे को गोली मार दूंगा। ये कैसा हमारे सामने वो दृश्य ध्यान में आ रहा है आज अपने बीच में से। लेकिन टेक्नोलॉजी के बलबूते पर, स्वदेशी के भाव के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे सारे उलझे सुलझे मसलों पर ब्रह्मोस की मिसाइल दाग करके भी 45 मिनट में युद्ध का कैसी दिशा बदलते और पूरे देश को गौरवान्वित कर देते। हमारा सैनिक वहां गया, कैसा गजब का युद्ध हुआ कि बॉर्डर पे बैठे हुए जो घरों के लोग थे आमतौर पे युद्ध में, वो इन सारी बातों से वो तो सोच सोच के परेशान कि अब सेना जाएगी, अब सामने की आएगी, अब इधर गोली चलेगी, उधर गोला चलेगा, ना गोली चला ना गोला चला, युद्ध पूरा हो गया, पता ही नहीं चला कब युद्ध हुआ, कब खत्म हो गया। ये बड़ा एक नए दौर का माहौल था, ये स्वदेशी के बदलते दौर का वातावरण था। हमारे पास हथियार भी आ रहे, जा रहा है, पता नहीं क्या हुआ। तुर्की से ड्रोन आ रहा है, ड्रोन आके हम गिरा रहा है हमारे एक बगैर कोई किसी सैनिक के हिले डुले। ये जो नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर स्वदेशी ने अपनी जो धाक साख बनाई, तो मैं ब्रह्मोस के बनाने वाले स्वदेशी के हमारे वैज्ञानिकों का भी जोरदार अभिनंदन करो, जिन्होंने इस बात को सिद्ध किया। होगा आपका जो परमाणु बम का ठिकाना, लेकिन ठिकाने को आपकी गर्दन तक हाथ पहुंचाने की ताकत तो स्वदेशी से ही आती है, जहां हमारे लिए केवल टेटवा दबाने की देर थी और जी बोल जाते। ये जो माहौल बना है और हमने सबने देखा आज के इस दौर में, भारत की तरफ से बार बार चारों तरफ से दो बड़े बड़े देश, आखिरकार इस पूरे दुनिया का नक्शा अगर अपन देखेंगे और पूरे दुनिया के नक्शे के अंदर किस बात की झगड़ा चल रहा है, किस बात की लड़ाई चल रही, तो वो बड़ी लड़ाई अगर कोई चल रही है तो बड़ी लड़ाई स्वदेशी के भाव के आधार पर इस दुनिया के सबसे बड़े देश के अंदर लगभग 1/4 आबादी हमारे पास है और 1/4 आबादी के अंदर केवल एक में उनको बाजार दिख रहा है। वो बाजार की लड़ाई लड़ रहे हैं भारत के मामले में कि यहाँ कैसे भी करके उनका कब्जा हो। 145 करोड़ की आबादी और उस आबादी में भी 60% अपनी परचेसिंग पावर वाले लोग हैं, जो अपने बलबूते पर इस बाजार के अंदर बड़ा रोल अदा करते हैं। तो जिनके उत्पाद बन रहे हैं, जो अपने कमाने धमाने से लेकर दूसरी बात सोच रहे हैं, उनका सबका प्रयास है भारत के अंदर बदलते दौर में। लेकिन ये हमारे अपने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से लगा करके दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करना चाहूँगा और भारत माँ को प्रणाम करते हुए कि आज बदलते दौर में भारत और भारत का नेतृत्व बदला है, जो इन सारी बातों को खुली आंखों से देख रहा है। और ऐसे में चाहे जिसको जो बोलना बोल दे, हमारी बिना बोले ही बहुत बड़ी बोली हो रही है। ये एहसास सबको देख रहा है कि आखिर हुआ क्या। बोलने वाले बोलते रहे, बगैर बोले भी जो फैसला हो रहा है और फैसले के आधार पर जो बदलाव के माहौल दिख रहे हैं कि एक तरफ हमारे नेतृत्व से हमारे किसानों को हम बचा रहे हैं, हमारी फसलों को बचा रहे हैं, और एक तरफ हम अपनी यहाँ से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया की जो बात कर रहे हैं, मेड इन इंडिया की जो बात कर रहे हैं, स्वदेशी की जो बात कर रहे हैं, ये सारी बातों का उत्तर है। ये स्वदेशी के मेले ये हमारे उसी भाव के आधार पर है। मेरे कंगे को बताकर जरूर आपने संयोजक जी ने, मैंने भाव इतना ही दिया था कि लकड़ी का आज से 25 साल पहले आपके सबके घर में लकड़ी के कंगे कंगी मिलते थे, लेकिन प्लास्टिक आया तो खोपड़ी अलग खराब करे और बाजार अलग जेब हल्की करे। लेकिन दौर वापस आ गया कि हमारे यहाँ ये नीम की कंगी, नीम की लकड़ी का मोटे तौर पर जलाने के लिए या फर्नीचर के लिए उपयोग कम होता है, लेकिन नीम की लकड़ी के कंगे और नीम की लकड़ी से बनने वाले टूथपेस्ट के बलबूते पर हमारा वो स्वदेशी का भाव भी बनता है। और नीम के पौधे से जुड़ करके वास्तव में ये जो हमारी स्किन है, इसका संपर्क प्लास्टिक से खराब ही होता है। ऐसे कई सारे समय के साथ बदलाव की आवश्यकता है। लेकिन आज ये मेले के उद्घाटन का अवसर है, बगैर खाए पिए लंबा चौड़ा भाषण दिलाना ये भी गलत बात है, थोड़ा संभलने की जरूरत है। मेले में भाषण वाजन का क्या काम है? मेले का आनंद तो मेले जैसा है और कितना अच्छा लगता है। अलग अलग प्रकार के भदोही के लोग अपने कालीन लेकर आ रहे हैं और ये भारत की विशेषता है। हर जिला स्थान पर, हर छोटी छोटी जगह पर कितने कितने प्रकार से अपने यहाँ सारी व्यवस्था चलती बनती है। और कई जगह तो मैंने उदाहरण सुनाया था, हमारे यहाँ अकेला मिठाई से
विदेशी व्यक्तियों का हथियार बना के बदला कैसे लिया जाता, इसका उदाहरण इंदौर उज्जैन के पास का फतेहाबाद है। फतेहाबाद के गुलाब जामुन बहुत प्रसिद्ध है और फतेहाबाद के गुलाब जामुन से स्वदेशी का हथियार बनाकर अतीत के काल में जब शाहजहां के बाद औरंगजेब और उनके भाइयों के बीच झगड़ा हुआ और उस झगड़े में औरंगजेब को कब्जा करना था, दारा सिकोह को उत्तराधिकारी बना दिया शाहजहां ने। तो ऐसे समय पर वो जब औरंगजेब को ये मालूम पड़ा कि दारा सिकोह को उत्तराधिकारी बना के डिक्लेयर कर दिया, वो औरंगजेब अपनी औरंगाबाद से सेना लेके निकला। उज्जैन के पास बहुत बड़ा युद्ध हुआ। उस युद्ध में दारा सिकोह की सेना की हार हुई और औरंगजेब की सेना जीती। तब तक वो 4 भाई थे। औरंगजेब इतने तेज थे कि उनने एक भाई को अपने साथ मिला लिया और उसकी सेना और ये सेना मिलकर के दिल्ली के पास, आगरा के पास भीषण युद्ध हुआ। तो दारा सिकोह को मारा, दारा सिकोह की सेना को हराया। पर ये क्या लोग होते हैं, ध्यान में आता कि उनने बाद में अपने भाई जिसको साथ में लेकर रखा था उसको दारू पिला पिला के मार दिया। बाद में अपने भाई भतीजे जो और जितने एक भाई उसका लाहौर के पास था उसको भी मारा, भांजे को मारा, भांजी को मारा, बहन को मारा, अपना बेटे को, अपना एक भाई बचा था वहाँ युद्ध में ले जा करके उसको मारने के लिए भेजा अकबर को। संयोग से उनने अपनी पद्धति के अनुसार जो भाई के यहाँ मारने युद्ध में आया था तो उसने उसको दामाद बना करके उन्होंने कहा रिश्ता बन गया तो अब बच जाएगा। लेकिन औरंगजेब को तो कुर्सी खातिर ये भी पसंद था तो अपने बेटे को भी मारा और अपने सगे भाई को भी मारा। तो ये जो कुर्सी के लिए इतनी मारामारी हो सकती है अपने देश का नया प्रयोग था। ऐसे में जब ये फतेहाबाद बसाया गया औरंगजेब द्वारा तो यहाँ हमारे लोगों ने मिठाई के गुलाब जामुन की दुकान खोल ली। सबके लिए फतेहाबाद के गुलाब जामुन बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन ये आप ध्यान देना कि गधे गुलाब जामुन खा रहा, ये मुहावरा भी वहीं से चला है कि पहली बार दिल्ली में बैठने वाला कुर्सी के आधार पर अपने भाई को, भतीजे को, बहन को, भांजे को, भांजी को सबको मारे और कुर्सी पे बैठे। ये उदाहरण वहाँ था, लेकिन स्वदेशी के आधार पर गुलाब जामुन भी कहाँ से कहाँ चल गया, ये उदाहरण भी अपने देश के अंदर बना है। तो दुनिया के अंदर होने वाले कई बदलावों में ऐसे कई आनंद और विनोद के आधार पर भी स्वदेशी के लोग रास्ता निकाल लेते हैं। मैं आज अपनी ओर से पुनः स्वदेशी के इस भाव के आधार पर, क्योंकि मुझे मालूम है इसी स्वदेशी के बलबूते पर चीन ने भी कई सारे प्रकार से 20-25 साल में कहां से कहां चला गया, लेकिन वहां का शासन तंत्र अलग प्रकार का। इसलिए उन बहुत सारी बातों पे अपन बोले अपनी दुविधा हो जाएगी। लेकिन हमको समझना इतना ही पड़ेगा, आज के दौर में किसी देश को आगे बढ़ने के लिए, आज के दौर में सभी क्षेत्रों में भारत की सनातन संस्कृति की ध्वजा लहराने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो उनका विजन है वो मिशन बनाते हुए स्वदेशी के भाव को बढ़ाते रहे। पुनः आज इस मेले के अब मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।